गुड मॉर्निंग गाइस। इसी के साथ हम डे 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको कल दिखाया था, कल तक की वीडियो में हमने बद्रीनाथ के दर्शन किए थे। मैंने आपको बद्रीनाथ मंदिर दिखाया था। अंदर जो भगवान के कक्ष में जो एंट्री है वो क्लोज़ है, वो विदाउट कैमरा आप दर्शन कर सकते हैं। कैमरा आर नॉट अलाउड स्ट्रिक्टली, तो वो मैं आपको दर्शन नहीं करवा सकती हूँ। लेकिन मैंने कल आपको जितनी मेरी कोशिश थी, मैंने आपको दर्शन करवाए हैं मंदिर के, कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, वहाँ पे शॉप्स कैसी हैं। तो हम दोपहर में जब पहुँचे थे तो सबसे पहले मैंने यही चीज़ें की थी। प्लस होटल रूम हमें शाम को लेट मिला था, हमने चेक इन कर लिया था होटल में लेट इवनिंग। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो बैक एंड आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम डे 2 में स्टार्ट कर रहे हैं अपना वसुधारा ट्रैक। मैं नहाने धोने के बाद जो भी मेरे सुबह के जो रिचुअल थे, पूजा पाठ थे, वो मैं कर चुकी हूँ। इसके बाद हम वसुधारा ट्रैक के लिए निकलेंगे। लेकिन उससे पहले हम मंदिर में संध्या आरती की टिकट्स बुक करवाने के लिए हमने प्रणव को और मेरे भैया को भेजा है, तो वो दोनों गए हैं। संध्या आरती की टिकट्स बुक करेंगे और उसके बाद हम वसुधारा ट्रैक करेंगे और वापसी आके शाम की आरती बद्रीनाथ में करेंगे। साथ हम अभी चेकआउट कर रहे हैं अपने एक रूम से, और दूसरे रूम से आज शाम को चेकआउट करेंगे, और जो है रात के वक्त हम यहाँ से निकल जाएंगे दिल्ली के लिए वापसी। जो ये माना गांव है, जिसे भारत का पहला गांव अब कहा जाता है, इसको इंडो तिब्बती सीमा के किनारे होने की वजह से इस गांव का जो प्रचलन है और जो लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, पर्यटक इसकी तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं, वो इसीलिए भी होते हैं। और यहाँ का जो जीवन है और यहाँ का जो काम के बारे में जो अवलोकन है वो ये है कि कृषि एक तो यहाँ पर होती है। माना गांव के लोगों का तो प्रमुख व्यवसाय ही कृषि है, यानी वो यहाँ पे अपना जो है गेहूं, जौ गर्मियों में और आलू जैसी फसलें उगाते हैं। और पर्यटन एक इसका फैक्टर है कि यहाँ पर माना गांव में सबसे फेमस जो है वो बद्रीनाथ मंदिर है, जो कि हमारे धामों में से एक धाम भी माना जाता है। और उसकी वजह से भी, क्योंकि ये उसके बहुत करीब है माना गांव, तो इसलिए भी यहाँ पे जो है पर्यटक ज़्यादा आते हैं। और दूसरा पारंपरिक शिल्प, एक तो यहाँ पे जो कुछ निवासी हैं इस गांव के, वो पारंपरिक शिल्प जैसे कि बुनाई और बुनाई में शामिल होते हैं, और उनके उत्पाद जैसे होते हैं ऊनी कपड़े हो गए, शॉल और अन्य जो भी हाथों से शिल्प किए जाते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर बिकती भी हैं। और हाथों की बुनाई, और ये वाकई में बड़ी गर्म ऊन होती है जो भी ये लोग यहाँ पर बेचते हैं, और ओरिजिनल चीज़ होती है सबसे बड़ी बात। दूसरा, यहाँ पे जो पशुपालन है वो तो लोग करते ही हैं कृषि के अलावा। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं माना गांव, और माना गांव में हम लोग हाफ रास्ता क्रॉस कर चुके हैं। और यहाँ पे आप आसपास देखोगे तो वादियाँ बहुत बड़ी सुंदर दिख रही है, जैसा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं पहले भी एक बार आई हूँ और मुझे सच में तब भी बहुत अच्छा लगा था। और जहाँ पे हमने पिछली बार चाय पकौड़े खाए थे, आज भी हम वहीं जा रहे हैं चाय पकौड़े खाने के लिए सबके साथ में। तो अभी मैं आपको एक बड़ा सुंदर सा व्यू दिखाने वाली हूँ यहाँ से, जो हम क्रॉस करेंगे और जहाँ पे हम अभी चाय ब्रेक लेंगे सुबह का। तो आप देखेंगे कि ये जो रास्ता है पूरा एक पूरा रूट सा बना हुआ है, पूरा पगडंडी टाइप्स। तो यही है जो माना गांव का रास्ता है, और माना गांव जहाँ पर समाप्त होता है। ये आखिरी शॉप्स हैं माना गांव की। वैसे तो अब इनको पहली कर दिया गया है, ये पिछले साल तक तो आखिरी गांव होता था भारत का, बट अब क्योंकि ये माना पहला गांव घोषित कर दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि भारत के पहले गांव की पहली दुकान चाय की, जहाँ पे हम बैठ करके चाय पियेंगे। खाने वाली हूँ सरस्वती मंदिर, जो पिछले 2 सालों से जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है और इन प्रोग्रेस है उसकी कंस्ट्रक्शन, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है।
बट क्योंकि यहाँ पर सरस्वती मंदिर इसलिए बन रहा है क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे सरस्वती नदी जो है हमें नज़र आती है। इसके बाद जो सरस्वती नदी के दर्शन है वो कहीं भी नहीं होते हैं, क्योंकि इसके बाद कहा जाता है कि ये वसुधारा के जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं उसके पानी में, ग्लेशियर के पानी में और अलकनंदा नदी के पानी में मिक्स हो जाता है। तो जो उनकी सरस्वती माता के होल सोल दर्शन हैं वो केवल यहीं पर होते हैं, माना के आखिरी गांव के आखिरी पॉइंट पर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो माता सरस्वती है वो कैसी दिखती है। सरस्वती नदी एक बहुत ही पुरानी नदी है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे कि वेद और पुराणों में अक्सर इसका उल्लेख तो मिल ही जाता है, और ये नदी हिंदू पौराणिक कथाओं में ज्ञान, संगीत और कला के साथ जुड़ी होती है और अक्सर देवी सरस्वती के रूप में प्रतिपादित की जाती है। तो मैंने आपको यहाँ पे सरस्वती माता के एक छोटी सी झलक के दर्शन करवाए, और यह है हमारी सरस्वती नदी। और उत्तराखंड के माना गांव के संदर्भ में तो मान्यता ये है कि सरस्वती नदी जो प्रमुख रूप से पौराणिक है, नजदीकी पहाड़ों में उत्पन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में एक छोटी सी नदी या नदी के नामकरण के रूप में सरस्वती नदी का नाम दिया गया है। और ये नदी प्राचीन ग्रंथों में वर्णित महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली नदी के रूप में है। एक वक्त था जब 1 साल पहले यहाँ पे माणा का आखिरी गांव यानी भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, बट अब यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज की कर दी गई हैं तो भारत सरकार की अनुशासन के अकॉर्डिंग। तो अब ये प्रथम गांव हो गया है और यहाँ पर इन्होंने नाम भी बदल दिया है। तो जैसे ही आज सरस्वती मंदिर के अंदर एंट्री तो अभी अलाउड नहीं है मेरे ख्याल। पिछले साल जब मैं आई थी तो मैंने दर्शन किए थे माता के, अभी तो हम गए नहीं। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत का पहला गांव और उसके पहले गांव की पहली चाय की दुकान यहाँ पर है। तो आप अपने वसुधारा ट्रैक की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं, चाय नाश्ता करने के बाद से। और ये जो आप वाइट वाला देख रहे हैं ये एंट्री गेट है। यहाँ से इस गेट के पास से वसुधारा का जो ट्रैक है वो स्टार्ट हो जाता है और वो करीबन 7 किलोमीटर का यहाँ से माना जाता है। आप सामने देख रहे हैं ये है भीम पुल। तो महाभारत के युद्ध काल में पांडव सब कुछ खो देने के बाद जब अपनी यात्रा के दौरान में भगवान बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे तो उसके बाद वहां से वे सरस्वती नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नदी का जो बहाव था वो इतनी तेज, इतनी उफान पर था कि जो पांडव थे वो पांचों पांडव तो नदी को पार कर सकते थे, लेकिन जो द्रौपदी माता थी वो नदी को पार नहीं कर पा रही थी। तो उनके लिए भीम ने जो है यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ का टुकड़ा उठाया और इसको यहाँ पर रख करके दूसरे रास्ते को नदी को पार करने के लिए ये पुल की तरीके से बना दिया। तो फिर जाकर के जो है पांचों पांडवों ने और खुद माता द्रौपदी ने इस पुल को पार करके सरस्वती नदी को पार किया और आगे अपनी यात्रा को कंटिन्यू किया। यहाँ पर ये नया नया एंट्री गेट इन्होंने बना दिया है। ये जो सरस्वती नदी वहाँ से मैंने अभी आपको दिखाई थी वही सरस्वती नदी है जो यहाँ से बह रही है। ठीक है, यहाँ से आगे सरस्वती नदी जा रही है और वो वाला जो पॉइंट है वहाँ पर जाकर ये वसुधारा लेक ग्लेशियर के पानी से सारे तरीके के पानी से वहाँ ये मिल जाती है। तो फिर ये आगे जाके जो है अलकनंदा रिवर बन जाती है, बट यहाँ तक तो ये सरस्वती नदी कहलाती है। यहीं एंट्री गेट से जब आप एंटर होंगे तो ये अभी इनॉग्रेशन इनकी नहीं हुई है, बट ये कौन सी मूर्तियाँ हैं? ये है द्रौपदी माता की मूर्ति, ये नकुल की और आगे ऐसे करके सहदेव की। क्यों? इसका रीज़न ये है, इनकी मूर्तियाँ इसलिए बनाई गई हैं कि सबसे पहले इस यात्रा पर दम तोड़ने वाली जो थी यानी कि जिन्होंने अपना शरीर त्यागा था वो थी द्रौपदी माता। तो ये द्रौपदी माता का जो स्टैचू है, उनकी प्रतिमा है, यहाँ पर लगाई गई है। ठीक है, और अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ है तो इसलिए इनको पैकिंग में ही रखा गया और अभी खोला नहीं गया है।
द्रौपदी माता के बाद नकुल ने अपना शरीर त्यागा था, ठीक है, स्वर्ग की यात्रा पर। उसके बाद सहदेव ने त्यागा था। उसके बाद जो है भीम, उसके बाद अर्जुन, और आखिरी यात्रा पॉइंट पर जो स्वर्ग पहुँचे थे वो केवल उन पांचों के अलावा जो थे वो युधिष्ठिर थे। केवल वही स्वर्ग का द्वार पहुँच पाए थे, बाकी सब स्वर्ग पहुँचने से पहले ही अपना शरीर त्याग चुके थे। तो ऐसे करके ये जो है इनकी प्रतिमाएं रास्ते पर बनाई जाएंगी। तो अभी तक के लिए ये 2 ही प्रतिमाएं यहाँ पर बनी हैं, बाकी ये काम जो है अभी अंडर डेवलपमेंट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये आप गेट देख रहे होंगे, माँ त्रिपुर बाला सुंदरी, जो कि द्रौपदी माता का नाम कहा जाता है। तो क्योंकि जो माँ द्रौपदी थी उन्होंने तो अपनी शरीर को यहीं त्याग दिया था, तो उनके नाम से एक मंदिर है, और उस मंदिर का जो एंट्री द्वार है, प्रवेश द्वार है, वो ये है। तो ये जो है उधर मंदिर की तरफ भी जाता है, बट यहाँ पर शॉप बनी हुई है, तो ये यहाँ से आप शॉप की तरफ भी जा सकते हैं। पर अगर आपको मंदिर जाना है तो वो आपको थोड़ा सा जो है लेफ़्ट लेना पड़ेगा। और अगर हम आखिरी दुकान की बात करें, जो कि कभी भारत की आखिरी दुकान हुआ करती थी, क्योंकि इसके बाद तो यहाँ से जो है चाइना बॉर्डर लग जाता है ना इसके पीछे, तो चाइना बॉर्डर भी कोई इतना क्लोज नहीं है, वो भी बहुत सारी पहाड़ियों के बाद है। तो ये होती थी कभी पुरानी दुकान। ये अकेली वो दुकान है जो कि अब बंद हो चुकी है। ये बिल्कुल इस बड़ी सी विशालकाय चट्टान के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये मिट्टी के नीचे जो ये ईंटों वाला आपको एक एरिया दिख रहा है, ईंटों वाला घर दबा हुआ दिख रहा है, यही होती थी कभी भारत की आखिरी दुकान। और जो ये दुकानें बाकी की मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाती आई हूँ वीडियो में, वो दुकानें तो अभी रिसेंटली नई बनी हुई दुकानें हैं, वो कुछ हाल ही 10-15 साल पुरानी होगी। बट पहले भी यहाँ पर लोग आया करते थे, बहुत पुराने समय से ये लोग आया करते थे। तो उस टाइम की जो सबसे पुरानी दुकान है वो केवल यही है, जो कि अब क्लोज हो चुकी है। तो टाइम के साथ साथ जैसे प्रकृति चेंज होती है, वैसे डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें भी चेंज होती रहती हैं। अभी जो मैं आपको एंट्री गेट दिखा रही थी, त्रिपुर बाला माता सुंदरी का जो एंट्री गेट मैंने आपको दिखाया, वहाँ से मैं एंट्री ली है मैंने। और एंट्री करते ही ये जो कैफ़े मैंने आपको बताया था, ये कुछ इस तरह दिखता है। सिटिंग अरेंजमेंट्स प्रॉपर है, साफ़ सफाई प्रॉपर है। ये शॉप्स है, आपने अपना नाश्ता नहीं किया है, सुबह ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से नाश्ता कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट वहाँ भी है, हम लोग वहीं बैठेंगे। और यहाँ पर जैसा मैं देख रही हूँ द्रौपदी टेंट स्टे, तो यहाँ पर लोकल फूड अवेलेबल है, टेंट का स्टे भी अवेलेबल है। तो अगर कोई रुकना चाहता है तो वो इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। और त्रिपुर बाला माता सुंदरी की मंदिर की बात करें तो वो मंदिर वहाँ है, यानी इसी रास्ते के थ्रू जहाँ पर कैफ़े है, कैफ़े के बाद इसी रास्ते को अगर आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पर जो मंदिर है वो त्रिपुर बाला माता सुंदरी यानी कि द्रौपदी जी का मंदिर है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हम ये पूरा जो माना गांव है ना, ये पूरा माना गांव है, और हम इसी को क्रॉस करते हुए यहाँ पर आए हैं। तो ये जो इंडिया का फ्लैग हवा में लहर रहा है तो बताता है कि आप भारत में हैं, और भारत देखिए कितना सुंदर है। बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। अति सुंदर बुग्याल, ये खड़े बुग्याल हैं, ऊपर आप देखोगे बहुत खूबसूरत हैं। तो भारत से खूबसूरत मुझे तो कोई और देश लगता नहीं, क्योंकि बिल्कुल देश खूबसूरत होंगे जितना उत्तराखंड सुंदर है। और भी बहुत सारे राज्य हैं भारत के जो बहुत सुंदर है, भारत बहुत सुंदर है। बाहर इसके अलावा भी बहुत देश सुंदर होंगे, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, हमारा जो सनातनी धर्म का इतिहास है, जो हमारे नैतिकता है, जो मूल आधार है, वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो मुझे इसीलिए बाकी पहाड़ों से या बाकी जगहों से, बाकी देश की जगहों से मुझे भारत के पहाड़ ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ये वाला कहाँ जाते हैं? वो वाला ट्रैक जाता है सतोपन।
वो देखो कुछ लोग जा भी ये रहे हैं। माना और ये वसुधारा वाली साइड है और वो सतोपंथ है। ये आ रहा है वसुधारा वाला पानी और ग्लेशियर्स का पानी भी। तो ये जो आपका ट्रैक है ना, ये आपके इस पूरे ट्रैक के साथ साथ जो है ये नीचे ये नदी चलती रहेगी और यही जाके आगे जाके सरस्वती नदी के साथ मिल जाती है। दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि सामने एक पगडंडी बनी हुई है और ये जो पगडंडी है ना, ये सतोपंथ ग्लेशियर जो लेक है सतोपंथ, उसका रास्ता है। और ये रास्ता इस वाले रास्ते से थोड़ा टफ है, थोड़ा नहीं काफ़ी, क्योंकि वो कच्चा रास्ता है और थोड़े बहुत उस पर पत्थर कंकर पड़े होंगे, बट यहाँ पे जो है थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड रास्ता मिलेगा। कितनी लिमिट तक मिलेगा ये तो नहीं पता, बट आगे जाके ऊबड़ खाबड़ रास्ते हमें मिलेंगे इस रास्ते पर। तो बाकी वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग सतोपंथ ग्लेशियर लेक वाला जो है अपना ट्रैक, उस पर अपनी वॉकिंग जारी किए हैं और कुछ चल रहे हैं। तो ये जो पगडंडी है वो पूरी आगे तक जाती है, तो ये बिल्कुल अपोजिट है ये ट्रैक वसुधारा का, वो सतोपंथ लेक का। आगे जाके कहीं पर किसी पॉइंट पे आगे जाके ये मिलेंगे, बट सतोपंथ का फिर भी बहुत आगे जाके कटता है रास्ता। वैसे जो भी कहें, लेकिन जो खूबसूरती है ना प्रकृति की, वो जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो ना, ह्यूमन आइज से, वो कोई भी कैमरा उसको जस्टिस नहीं दिलवा सकता, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सुंदर है ये जो मैं देख रही हूँ ना, बहुत सुंदर है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो देखिए कितनी दूर कोने पे एक जाके जो है एक बर्फीली पहाड़ी भी दिख रही होगी आपको। ठंडी हवाएं भी चल रही है, बट धूप भी है, तो बैलेंस आउट हो रहा है, इतनी ठंड नहीं लग रही है। ये है हमारे मामा जी, टूर एंड ट्रैवल्स का काम है इनका, मिस्टर वसुदेव राणा। ये ऐसे स्टंट करते रहते हैं, पर इनका एक्सपीरियंस है, बचपन से पहाड़ों पे पले बड़े हैं, तो ये चढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे दिल्ली शहर से आने वाले लोगों का नामुमकिन ही है, और वो ऐसा रिस्क ना ही ले तो अच्छा है। फिफ्टी 50% ऑफ द ट्रैक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका प्रूफ है ये, यहाँ पे 2.5 किलोमीटर हमारा कंप्लीट होता है और आगे का 2.5 बचता है। यार वैसे ये लगता नहीं है ये 5 किलोमीटर है, मुझे तो 7 किलोमीटर लग रहा था, बट कहते हैं ऑफिशियली कि वैसे 5 है, बट अगर जब आप चढ़ते हो तो फिर बीच में बस ऐसा कच्चा रास्ता मिलेगा और ये झरना मिलेगा। ये वाटरफॉल बहुत सुंदर है। जब मैं लास्ट टाइम आई थी यहाँ हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं की थी, मैंने पूरा प्रॉपर ट्रैक एंजॉय किया था, फ़ोटोज़ कैमरा सब बंद करके। हल्की बहुत फ़ोटोज़ ली थी मैंने, थोड़ी बहुत पूरे ट्रैक पे।
हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है। महाभारत के युद्ध के समाप्ति के बाद सभी पांडव सशरीर स्वर्ग गए थे। स्वर्ग अर्थात हिमालय के किसी क्षेत्र में जहां इंद्रादि का राज्य था। पांचों पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंप करके जब स्वर्ग की कठिन यात्रा कर रहे थे, तब इस यात्रा में द्रौपदी भी उनके साथ गई थी। सभी चाहते थे कि हम सशरीर स्वर्ग पहुंचे, परंतु रास्ते में कुछ ऐसा घटा कि एक एक करके पांडव नीचे गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो यही वो रास्ता है जहाँ से स्वर्ग का रास्ता जिसे कहा जाता है, और यहीं से पांचों पांडव और द्रौपदी ने यात्रा अपनी प्रारंभ रखी थी। तो यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुंचे और वहां से आगे बढ़े, तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी जो कि मैंने आपको बताया था, द्रौपदी माता पार नहीं कर पा रही थी, उनको काफी ज्यादा कष्ट हो रहा था। ठीक है, तो हालांकि जो महाभारत की कथा के अनुसार जो पांचों पांडव द्रौपदी और एक कुत्ता जो रास्ते में उन्हें मिला था, आगे चलने लगे तो एक जगह द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर गई। और द्रौपदी को गिरा देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप ही नहीं किया, तो फिर क्या कारण है, वह नीचे क्यों गिर पड़ी। तो युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। और इसी प्रकार जो है पांचों पांडव धीरे धीरे करके युधिष्ठिर को छोड़ करके बाकी के जो चार पांडव थे वो धीरे धीरे करके अपना शरीर त्यागने लगे, क्योंकि उनका वक्त आ गया था और वे जो है वहां पर दम तोड़ करके मर गए थे। लेकिन जो सहस्त्रधारा है, जिसे हम कह रहे हैं वसुधारा का ट्रैक, वो वसुधारा का ट्रैक बिल्कुल स्वर्ग के रास्ते का आधा हिस्सा भी नहीं है। स्वर्ग का रास्ता तो आगे भी बहुत लंबा है, जो कि सतोपंथ लेक और सतोपंथ ग्लेशियर की मैं बात कर रही थी, वहां तक तो जाता ही है। तो अभी के लिए तो जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसको हम बिल्कुल अच्छी तरह से महसूस कर पा रहे हैं, और हम ये भी सोच रहे हैं कि जो ये रास्ता है ये इतना खूबसूरत है कि अब पता मुझे ये चलता है कि इसको वाकई में स्वर्ग क्यों कहा जाता है। इतने लंबे और कठिन रास्ते पे चलने के बाद अब हमने क्यों ना सोचा है कि थोड़ा सा रुक के यहाँ पे अपना जो है बैठते हैं और थोड़ी सी जो है थकान मिटा के फिर आगे चलते हैं। और वैसे भी इतनी खूबसूरत प्रकृति जब हो तो कितनी बार भी आप रुकें मन नहीं भरेगा, बिल्कुल भी नहीं। पहुंच गए। सर्दियों में ग्लेशियर जम जाता है ना इधर। हाँ, तो हम पहुंच गए हैं वसुधारा फॉल्स। अगर हम 1 महीना और लेट आते तो इसके नीचे हमें बर्फ का पूरा वो मिलता, पहाड़ बना हुआ जमा हुआ। हाँ, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है ना ये प्रकृति के नज़ारे। फाइनली हम लोग वसुधारा आ चुके हैं। बस थोड़ा और होगा, 300 मीटर, ज़्यादा नहीं। 300 मीटर के बाद हम वसुधारा के दर्शन करेंगे। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो वसुधारा के दर्शन आपको भी हो रहे होंगे। और ये बहुत सुंदर जगह है और इस चीज़ में तो कोई शंका ही नहीं है। दूसरी चीज़, इसकी महत्वता क्या है कि जो ये वसुधारा फॉल्स है, इसकी जो मान्यता है वो ये भी एक मान्यता मानी जाती है कि इस वाटरफॉल का जो जल है वो सबके ऊपर नहीं गिरता है, लेकिन इसके जल के छींटे जिस पे इंसान के ऊपर पड़ते हैं, कहा जाता है कि वो पुण्य पवित्र आत्मा होता है। और अगर जिस पर नहीं पड़ते हैं तो पुण्य या पवित्र आत्मा नहीं होता है। यहाँ की एक ये मान्यता है।
कहा जाता है कि जो अर्जुन थे उनका घमंड बहुत बढ़ गया था क्योंकि इस चीज़ के ऊपर कि वो अपने आप को बहुत धनुर्धारी समझते थे, सबसे बड़ा, और उनका जो धनुष है वो यहीं टूटा था और उनका घमंड भी। वसुधारा झरने की जो खास बात है वो तो मैंने आपको एक बताई ही है। दूसरी खास बात यह है कि ये खुद स्वर्ग के रास्ते पर पड़ता है। और तीसरी खास बात ये है कि अगर हम यहाँ पर नवंबर में आते तो हमें और ज़्यादा बर्फ़ मिलती, थोड़ी सी बर्फ़ मिलती। और जैसे कि मैं पिछले साल लास्ट टाइम नवंबर में आई थी तो उस वक्त यहाँ पर जो है थोड़ी सी बर्फ़ का एक पहाड़ बन गया था, पाला पड़ना शुरू हो गया था। तो और जब माइनस टेम्परेचर में जाता है तो पाला पड़ना पहाड़ों पे जनरली स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर भी ऐसा ही मौसम नवंबर में बन जाता है। अभी जो आप देखेंगे ये झरने की खूबसूरती, मतलब दूर से कितना खूबसूरत ये लग रहा है, और यकीन मानिए कि आप इसके जितने पास जाएंगे इसकी खूबसूरती बढ़ती जाएगी। और अभी यहाँ पे काफ़ी लोगों का जो है भीड़ उमड़ के आई हुई है और बैठे हुए हैं सब झरने के पास में। कुछ लोग जो है थोड़ा सा अपना झरने से मुंह हाथ धो रहे थे, कुछ लोग पानी भर रहे थे। और झरने का पानी इतना चिल्ड है कि मैं आपको बिल्कुल बता नहीं सकती कि जैसे ही पानी में उंगलियां जाती हैं तो अगले 15 मिनट तक आपकी उंगलियों को बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि वो अभी भी बर्फ़ की सिल्ली पर रखी हुई हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई आपके ऊपर झरने का पानी गिरा या नहीं। तो हाँ, हम काफ़ी दूर थे झरने से और झरने के बहुत ज़्यादा करीब नहीं गए क्योंकि बहुत चिल्ड पानी था, ऑलरेडी मुझे पता था। तो दूर से ही हमारे ऊपर जो है जल के छींटे आए थे। तो ये डाउट तो क्लियर है। अब ये यहाँ की एक मान्यता है और इसका कुछ किया नहीं जा सकता, और काफ़ी लोग यहाँ के बिलीव करते हैं। तो यहाँ के जो भी आसपास के लोग हैं वो ये चीज़ मानते हैं। तो ठीक है, बाकी उस मान्यता के आधार पर मैंने आपको ये चीज़ जो है बता दी। बाकी हम झरने को एंजॉय कर रहे हैं, स्वर्ग के रास्ते को एंजॉय कर रहे हैं, और खूबसूरती तो बिल्कुल पीक पर है यहाँ की। चलिए फिर आज के व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और ये बिल्कुल एकदम रॉ और डाउन टू अर्थ एक्सपीरियंस था हमेशा की तरह। हम जब भी प्रकृति से जुड़ते हैं तो जो प्रकृति है वो आपको अपने और करीब ले आती है, और प्रकृति तो आपको एकदम ईश्वर तुल्य साधारण इंसान बना ही देती है। तो ये प्रकृति का प्यार ही है जो हमें हर बार अलग अलग जगह पर ऐसे खींच लाता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि एकदम रॉ मटेरियल इंसान जो है यहाँ पे मतलब सरवाइव कर सकते हैं, और फैसिलिटी जो बहुत ज़्यादा ना देखे तो वही बंदा मुझे लगता है ऐसी जगह तक पहुँच पाता है।